इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब भान भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम किसान वाणी और इसमें भाई हम कई तरह की चर्चा लेकर आए किसान भाइयों के लिए, और भाई इसके साथ साथ में पशुओं के बारे में भी जिक्र कर रहे हैं। और जिस तरह के डाल भाई जो पशु हैं और जो कीट हैं, जिस तरह के हम मधुमक्खी के ही जिक्र कर लें, तो भाई आज भी हमारी जो बातचीत रहेगी चर्चा का विषय में वो रहेगी भाई बदलते मौसम में मधुमक्खियों का सही प्रबंधन किस तरह करना है। क्योंकि सारे जाना है भी जिन भाइयों ने मधुमक्खी पालन का काम शुरू कर रखा है या भाई शुरू करना चाहा है, उन्होंने कई तरह की जो है ना समस्याएं भी आवा है। जिस तरह के गर्मी का मौसम आवा है और उस मौसम में भाई जो मक्खियाँ हैं उन्होंने भी दिक्कत आवा है, खान पीने की दिक्कत आवा है। भाई कई गर्मी से भी बचाना किस तरह है। पर भाई सर्दी का मौसम आने वाला है और इस मौसम में जो मधुमक्खियाँ भाई उनमें देखो उनका प्रबंध भी करना पड़ेगा। और हम भी जो है ना, हम तो आदमी हैं, हमने भी अपना प्रबंध करना शुरू कर दिया क्योंकि ठंड का महीना अगला शुरू हो गया है। तो ऐसे मौसम में जिस तरह के सर्दी शुरू हो जाए तो भाई फरवरी तक सर्दी का मौसम बना रहा है और इसके मध्य जो है ना दिसंबर तक जो है ना तोड़िया, और दिसंबर से फरवरी तक भाई सरसों है, राया है, इस तरह की जो फूलों वाली जो फसलें हैं वो जो है ना मिलती रहे हैं। और क्योंकि जो फूल वाली फसल है मधुमक्खी पालन का भाई कई क्रम मुख्य आधार है, क्योंकि जो मधुमक्खी पालन है वो खास करके जो देखा है जो मधुमक्खी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं भाई, वो जब फूल नहीं होते तो भाई दूसरे राज्य में लेके जावा है। फिर क्या करेंगे, जैसे जैसे भाई हमारे एरिए में जो है ना जब मधुमक्खी पालनों के जो भाई हैं वो फूल, क्योंकि सरसों के फूल आ जाएंगे, राया पर फूल आ जाएंगे, तो फिर वह धीरे धीरे करके भाई जो है अपने राज्य में आना शुरू कर दे हैं। और मधुमक्खी पालन भाई कई तरह जो मौसम आवा है गर्मी का या बारिश का है, उस टाइम जो है ना जो मधुमक्खी पालक हैं अपने उन फूलों की तलाश में कह रहे थे भाई दाएं बाएं के जो है ना वो लेकर के बक्सों को चले जाते हैं। पर भाई जो है ना जब सर्दी का खास मौसम आना शुरू हो जाए तो इसमें जो है ना कई तरह की, एक तो देखो जब सर्दी का मौसम आवा है फूलों की काफ़ी पैदावार हो जाए और मधुमक्खियों को ना क्या चाहिए भाई, फूल चाहिए, जिसके लिए भी वो ज़्यादा से ज़्यादा भाई शहद लेकर आवें और इस तरह जो है ना मधुमक्खी वंशों की संख्या को भी बढ़ा सके हैं इस मौसम में। तो इसमें ध्यान रखने वाली जो सी बात है भाई वो है जिस तरह के बक्से हैं तो उनको भाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना किस तरह है, क्योंकि जो बक्से वहाँ सर्दी के मौसम में खास करके जो ठंडी हवा चल रहा है उस टाइम, और उनको जो है ना भाई उस तरह बचा के फिर खुली धूप में उनको रखना बड़ा ज़रूरी हो जाए, क्योंकि भाई सर्दी तो हमने भी लगा है और वो तो छोटा सा कीट है। तो बक्सों का जो भाई प्रवेश द्वार है पूर्व से पश्चिम दिशा में न रख के इस दिशा में रखें जब ठंडी हवा या बक्से में सीधी जो है ना वो ना आ सके। क्योंकि भाई जो कॉलोनी है जो स्थायी रूप से हमने छायादार स्थान पर या पेड़ के नीचे रखी हुई है उन्हें प्रतिदिन जो है ना थोड़ा थोड़ा सरका करके धूप में लेके जावें और शाम के समय फिर वापस भाई बक्सों का जो प्रवेश द्वार है उसने बंद कर दें, फिर वापस जो है ना उसको स्थानांतरित जड़ते ले गए तो भाई ओढ़े फिर रख दें। एक बात हो रहा है जब सर्दी का मौसम आना शुरू हो जाए तो भाई एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि जो सर्दी का जो मौसम आवा है तो ठंड से किस तरह बचा के रखें। तो सर्दी से बचाने के लिए मधुमक्खियां हैं उनको भाई सटकर या जो है ना घने झुंड में बैठना पसंद करें, क्योंकि सर्दी शुरू होने पर जो कॉलोनियाँ हैं अच्छी तरह अपना ध्यान भी रखना है, उनकी देखभाल भी करनी है, क्योंकि मधुमक्खी जो बक्सों में जो खाली छत्ते हैं उनको हटा के सुरक्षित स्थान पर रखने, और जहाँ से भाई वो लिकड़ा बड़ा है उसको छोड़ के बक्सों के जितने भी और सुराख दिखे है आपने उनको बंद कर दें। वैसे तो मधुमक्खियाँ भाई अपनी मांसपेशी की जो हलचल है उससे गर्मी पैदा कर दे है
और छत्ते का जो तापमान है उसने अपने अनुसार बना के वो रखा है। फिर भी खाली जगह पे भाई सूखी घास लगा दें या फटा पुराना कोई कपड़ा है उनके कई ग्राम भाई जिस तरह कह दिख रहा, हम भी क्या दिख रहा है जिस तरह जब डांगरा आड़े उसमें कोठड़े में देखा है कड़ी थे भाई आड़ी दुआड़ी दिखा है तो उसमें भाई कोई पराली है उसका लेकर बुझा उसमें सूट दे हैं, कोई कपड़ा है उसमें सूट दे हैं। तो इसी तरह जो है ना इनका भी आपने ध्यान रखना है, उन बक्सों को भी भाई पुराने कपड़े की पैकिंग दे दें और बक्से में जो है तापमान नियंत्रण करने में बड़ा सहायक सिद्ध रहेगी। और भाई बक्सों को आपने भाई देखा भाड़ी भी रखनी जरूरी है, क्योंकि जो मधुमक्खी वंश है इनकी प्रगति जानने के लिए बक्सों को भाई खोल कर इनकी देखभाल करें, इनका अवलोकन करें, जांचें ना। अधिक सर्दी के समय भाई बक्से जो है ना नहीं खोलने चाहिए, क्योंकि भाई ठंड के कारण जो है ना शिशु मरने का बड़ा भय लगा रहा है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं इनके। तो सर्दी में जब खोलने हैं तो भाई 11 बजे से लेकर 3 बजे तक बक्सों का ध्यान करें, उसने देखा बढ़ाएं। और जब साफ मौसम हो तो भाई धूप उनको खिली हो तो यदि उसने देखें, और बरसात और तेज हवा आ रही हो तो भाई बक्से को नहीं खोल कर देखना, क्योंकि उसके अंदर वो बरसात है उसमें जो है ना ठीक नहीं रहेगा। बक्से के भाई नए फ्रेम भी दे सको उस समय आप। तो इस मौसम में सरसों राया फसल का जो है ना उसके ऊपर जो मकरंद है या पराग है काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हो जाए और मधुमक्खियों में जो रोग का प्रकोप है वो भी कम हो जाए। और मधुमक्खियों के जो बच्चे पैदा करने और शहद इकट्ठा करने के लिए बहुत बढ़िया मौसम है। और फ्रेमों के ऊपर भाई मोमी सीट लगा दें, बक्सों में ज़रूरत के अनुसार भाई दूसरे फ्रेम देते रहें। और नया फ्रेम छतों के अंत में भाई देने की बजाय जो है ना बीज में देना बड़ा बढ़िया रहेगा। जब भाई कई तरह कॉलोनी 10 फ्रेमों तक पहुंच जाए तब मधुमक्खी का जो कक्ष है उसमें लगाने की जरूरत पड़ेगी। इस दौरान जो मधुमक्खियां हैं खूब शहद इकट्ठा करा है और भाई अच्छा प्रबंध अपना के इस समय 3-4 बार शहद निकाला जा सका है। कई बार देखा है जो वंशों हैं उनका विभाजन करना भी बड़ा जरूरी हो जाए, क्योंकि जो फरवरी का महीना हुआ है जब तापमान बढ़ना शुरू हो जाए तो मधुमक्खियां भाई के प्राकृतिक विभाजन का मन बना ले हैं। और इसके लिए वो पहले जो है ना नर कोशिकाएं बनावा है, फिर जब नर निकल जाए तो भाई रानी सेल बनावा है। और इस समय अधिक जो है ना मधुमक्खी संख्या वाले जो बक्सों का विभाजन करके वंशों की संख्या बढ़ा लेनी चाहिए। जब किसी बक्से में रानी का सेल भाई बड़ा हो जाए तब रानी निकलने वाली हुआ है और उस समय शिशुओं से भरे हुए जो 2-3 फ्रेमों को मधुमक्खी और वह जो पुरानी रानी मधुमक्खी के साथ उस बक्से से निकाल के दूसरे खाली बक्से में रख दें तो सेल में जो है ना रानी निकलने के बाद पुराने बक्से में को जो है ना नई रानी मिल जाएगी और इससे जो है ना भाई काफ़ी फ़ायदा होगा। तो भाई इस तरह जो है ना जो सर्दी का मौसम आ रहा है, मौसम बदल गया है, तो इसमें जो है ना आपने मधुमक्खियों का प्रबंधन बड़ा जरूरी है हो जाए है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। और भाई ईव जो है ना भैया ना थोड़ी सी जानकारी दे देने लगे आज मौसम की, क्योंकि भाई मौसम भी देखो करवट बदल रहा है, जिक्र भी कर रहे हैं। तो मधुमक्खियों के लिए था भाई ये मानना भी जो है ना मौसम का जिक्र करना बड़ा जरूरी हो गया। क्यों? क्योंकि भाई मौसम बदलने लग रहा है और इसमें थोड़ी बहुत ही भाई खांसी खुर्रा भी चाल दे रहा है क्योंकि मौसम बदलाव पे है। तो भाई तापमान का जिक्र करें तो आज का अधिकतम तापमान रहा भाई 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस। और कल भी भाई जो है ना थोड़ा सा बढ़ने की संभावना है, अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और भाई न्यूनतम 20 डिग्री। और कल हमारा जो भाई कार्यक्रम में रह गया खेती बाड़ी पे और रहेगा वो अन्नदाता, और उसमें हम जो है ना बात करेंगे कल ना भाई चर्चा रहेगी हमारी रबी फसलों का दिमक से बचाव किस डाल करना है। और भाई नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे हालिम चंद्रसूर की बिजाई में सावधानियाँ और जानकारी देंगे। साथ साथ में भाई प्राकृतिक खेती करने में जो ध्यान देने योग्य जरूरी बातें हैं उनके बारे में भी जानकारी भैया ना जरूर देंगे। और भाई बाट भी देख दे रहे हैं क्योंकि भाई जो है ना मनोरंजन नहीं हो रहा है, तो भाई अब कराओगे भाइयों का मनोरंजन। तो पहला सुन लें भाई ये लोकगीत। अरे बड़े मेहनती लोग लुगाई, दूध दही का खाना, कुदरत जिसका रूप समारे वो मारा हरियाणा रे। बड़े मेहनती लोग लुगाई, दूध दही का खाना, कुदरत जिसका
रूप समारे वो मारा हरियाणा। श्री कृष्ण ने अपनी गीता का ज्ञान दिया हरियाणे में। महाबली कर्ण ने सोना दान किया हरियाणे में। और पानीपत का ऐतिहासिक मैदान दिया हरियाणे में। देश के ऊपर जान देनिया जान दिया हरियाणे में। और इसके बीरा ने सीखा पग पग पे खून बहाना। कुदरत जिसका रूप समारे वो मारा हरियाणा। यहाँ दिवाली सज धज आती, यहाँ दिवाली सज धज आती। होली धूम मचाती, बड़ी बडेरी डूंगे मारे फागण में मस्ताती। और सावन ढोल बजाता आवे पींग गगन में जाती। बाज उठे रमजोल हूर जब भर के पानी लाती। और कस के गाती मार चले जुत हो सा जल गिर काना। कुदरत जिसका रूप समारे वो मारा हरियाणा। जित हल चले थे भाई, पहला जित हल चले थे। आज उड़े ट्रैक्टर चले और पैदावार बढ़ाने खातर लोग यूरिया डाले। और धरती में सोना काढ़न में कोई कसर न घले। नचे मन का मोर देख फसला के तकते हाले। और छुक छुक पंप चालता दिखे यू पानी भरा सिमाना। कुदरत जिसका रूप समारे वो मारा हरियाणा। गाम और घर घर में, मारे गाम गाम और घर घर में बिजली के बल्ब चस गए। जनो राम के बाण छूट गए, अंधियारे न डस गए। और ले सरकारी मदद गरीबा के उजड़े घर बस गए। शिक्षा के बादल गिर गिर के चारों ओर बरस गए। मिला बीमारा ने रोथक में
बढ़िया ठोर ठिकाना, कुदरत जिसका रूप समारे वो मारा हरियाणा। और बड़े मेहनती लोग लुगाई दूध दही का खाना, कुदरत जिसका रूप समारे वो मारा हरियाणा। और भाइयों, ये तो सुना लोकगीत, गायक कलाकार थे राम कुमार। आज की नसीहत में बात करेंगे भाई दुधारू पशुओं में थनैला रोग तय बचाव पे। भाई थनैला रोग जो है ना, खास करके जो दुधारू पशु हैं उनके थना में जो है ना एक जटिल महंगी बीमारी है। कई बार देखा है कि जो पशु के जो थन है, या तो कई ग्राम भाई एक थन मर जाए, या कई ग्राम भाई सारे में बीमारी आ जाए। तो कारण क्या है और बचाना भी जरूरी है, क्योंकि भाई जो पशुपालक भाई हैं, अगर किसी का भाई एक भैंस है, गाय है, थोड़ा पशु है और उसमें से भाई एक आधे की थन खराब हो जाए तो समस्या ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि भाई दूध देने वाला जब पशु के लाने बात हो जाए तो भाई घर के मुंह बाका बाट देखते रहे कि भाई बड़ी समस्या छिड़ गई और इसका निदान किस तरह होगा। तो भाई हम तो ये जानकारी दे रहे हैं भैया ना, क्योंकि भी जो दूध वाली जो ग्रंथियाँ हैं उनमें कई तरह के जो जीवाणु हैं, जो रोग वाले हैं, वो अंदर चले जाए हैं और जो भाई दूध देने वाली जो कोशिका है उसको ख़त्म कर दे हैं, नष्ट कर दे हैं। तो जिस तरह जो है दूध के में छिछड़े, कतरे या मवाद या आनी शुरू हो जाए तो दूध की मात्रा भाई काफ़ी कम हो जाएगी और कभी कभी तो है ना दूध बनना बिल्कुल बंद हो जाए, तो थन पूरे ख़राब भी हो जाए हैं। तो यह समस्या जो है ना गंभीर समस्या है और बीमारी भी बड़ी खतरनाक है, क्योंकि इसमें पशु के थन मर जाए। गाभण पशुओं में भाई ब्याने तक लगभग 2 महीने पहले पशु का दूध निकालना बंद कर दे हैं और ये 2 मास का जो समय है ना, ये शुष्क काल कहलावा है। क्योंकि भाई यूँ देखने में आवा है जो दुधारू पशु के जो थन है या लोटी है, शुष्क काल के जो प्रारंभिक 2 से 3 सप्ताह में जो दुहा नहीं जाए तो यह जीवाणु पूरे शुष्क काल में थन में बढ़ोतरी कर दे रहे हैं और विषैले पदार्थों तय दूध बनाने वाली जो कोशिका है उसको नुकसान पहुंचा दे हैं। तो पशु ब्याता है तो भाई नुकसान थनैला रोग के रूप में प्रकट हो जाए तो बड़ी समस्या आएगी। तो शुष्क काल में थनों की रोग से लड़ने की जो अक्षमता है भाई काफ़ी कम हो जाए और पशुपालक इस समय पशु की ज़्यादा देखभाल भी नहीं करते और शुष्क काल में जो है ना थनैला रोग एक बहुत ज़्यादा हानि का कारण हो जाए। तो भाई इसमें जो है ना कई तरह की बातों का ध्यान करना पड़ेगा अपने। एक तो इस तरह जो है ना थना में उचित संक्रमण को समाप्त करना है, किस तरह नए संक्रमण को होने से रोकना है। शुष्क काल में दूध न होने के कारण भाई पीने वाला दूध भी दवा से दूषित नहीं होता, बल्कि थना में दूध न होने के कारण शुष्क काल में जो दुधारू काल की तुलना में इलाज का असर ज़्यादा और जल्दी हो जाए। थनों की चोट या खरोंच को भी भाई इलाज ठीक करने में मदद करा है। और इसके 2 तरीके हैं भाई, जो शुष्क पशु उपचार है ये 2 तरीके से कर सके हैं हम। एक तो कंबली है, ये सारे जितने भी हैं शुष्क उपचार। दूसरा छंटे हुए शुष्क पशु उपचार। और एक बात और ध्यान रखनी है इसमें, जो कंबलिया है इस विधि में दूध की प्रयोगशाला में किसी भी तरह की जांच नहीं होती। सभी पशुओं के सारे थनों में जीव प्रतिरोधी जो दवा है इसकी ट्यूब थनों को आखिरी बार धोने के बाद चढ़ा दिया जाए और यह इलाज का एक आसान तरीका है। जिस तरह दूध के परीक्षण में जो होने वाला खर्च है या मेहनत है इसकी बचत हो सका है, लेकिन इसका यह एक नुकसान भी है, क्योंकि इस विधि तय ठीक थना में भी दवाई चढ़ाने तय दवा का जो अनावश्यक प्रयोग है वो ज़्यादा होएगा। छठे हुए शुष्क पशु उपचार में क्या है, इसमें पशु को शुष्क करने से पहले सारे थना के दूध का जो है ना प्रयोगशाला में परीक्षण करके सिर्फ जीवाणुग्रस्त थन में ही दवाई दी जाए। इस तरह जो संक्रमित थनों का इलाज करके दवा का अनावश्यक जो उपयोग है उसको रोका जा सका है। औषधि चढ़ाने का तरीका तो नहीं है भाई, शुष्क काल प्रारंभ होने पर पहले थनों में बचे दूध को अच्छी तरह खाली कर लें, फिर सारे थनों को क्लोरहेक्सिडिन घोल में डुबोने हैं। स्पिरिट के फवे से पहले दोनों दूर वाले थनों को अच्छी तरह से साफ करें, इसके बाद पास वाले थन को भी स्पिरिट से साफ करें।
साफ आते पहले पास वाले फिर दूर वाले थन में दवाई चढ़ाएं और ये ध्यान रखें कि दवा की ट्यूब का सिर्फ थोड़ा सा ही हिस्सा थन में ही लेके जाना है। पूरी दवा चढ़ा के हल्के से थनों की मालिश करनी है। दवा चढ़ाने पर फिर दोबारा से भाई थनों को क्लोरहेक्सिडिन के घोल में डुबोना है। तो एक बात और ध्यान रखनी है भैया ने कि ये जो विधि बताई है इसमें उपचार को और सफल बनाने के लिए कुछ एक आधी बात को और ध्यान कर लें भाई। एक तो वातावरण का ध्यान करना है। शुष्क काल में दौरान जो है पशु को साफ और नमी रहित जगह पर रखना है। अच्छी प्रकाश और हवा हो, एक साथ ज़्यादा पशु न रखें। उसके खाने पीने का ध्यान रखें। पौष्टिक आहार दें जिसमें उचित मात्रा में भाई विटामिन और खनिज हो, ये उसको जो है ना देने हैं। तो इन बातों का ध्यान आपने रखना है क्योंकि भाई थनैला रोग जो है ना इसके कारण काफ़ी पशु जो है ना संक्रमित होते देखा है। और भाई समस्या आ जाए तो भाई कई तरह फिर दूध जो है ना दोबारा थन में आना बड़ा समस्या वाला काम हो जाए। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना आपने। अब एक जानकारी देगी भैया ने बीज उपचार किस तरह करें और इसका क्या महत्व है। भाई बीज उपचार, भाई बीज जब खेत में बोआ है तो इसका पहला आपने भाई उपचार करना बड़ा जरूरी हो जाए क्योंकि हम कई बार भी देखा है कि जो फसल के में जो खेत में गेहूं बोआ या धान लगावा उसमें कई तरह के खरपतवार हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि भाई हमने अच्छी डालते बीज का उपचार नहीं कराया है। तो बढ़िया खेती के लिए अच्छा पैदावार लेने के लिए बीज की जो है ना मुख्य भूमिका रहा है क्योंकि यदि बीज निरोग है, मृदा रोग जनित रोगाणुओं से रहित है तो भाई कई तरह फसल का उत्पादन किसान की इच्छा अनुसार अधिकतम हो सका है। पर फसलों में नई नई किस्मों के प्रयोग और भाई कई तरह कृषि उत्पादन तकनीक में नई नई जो है ना नए मृदा बीज जो जनहित कई तरह भाई जनित जो रोग है ना उनको निमंत्रण दिया है, पर पैदावार का लक्ष्य न पाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सका है। तो कई बार ये भी देखा है कि भाई बीज उपचार न करने की जो स्थिति हुआ है उसमें फसल रोग काफ़ी प्रबंधन करने में बावजूद भी 25 से 30% तक नुकसान हो जाए है। और बीज उपचार रोगों को रोकने का भी सबसे ज़रूरी बिल्कुल सस्ता और प्रभावी तरीका है क्योंकि भाई शुरू में अगर हमने इसको उपचारित कर लिया तो भाई बढ़िया फसल होगी, फिर समस्या कम आएगी। अगर नहीं सोचा भाई बो दो इसी तरह फिर जब उसमें भाई घास फूस दूसरे जो है ना और खरपतवार जमेंगे फिर नहीं सोचेंगे भाई और पैदावार भी कम होगी। भाई कि हमने कमी रही तो कड़ा रही क्योंकि भाई बीज उपचारित नहीं करे हमने उसमें बीमारी ज़्यादा आ गई, फिर डॉक्टर के चक्कर काटे हैं खेती में जाकर भाई क्या समस्या आ गई किस तरह दूर करेंगे तो भाई फिर वो नहीं काबू मान दिया। तो सारी बातों का ध्यान रखें भाई क्योंकि जो प्रमाणित साफ और स्वस्थ बीज हैं उनको ही भाई फफूंद रोगों या भाई कीट मुख्यतः जिस तरह के दिमक है इससे सुरक्षित रखने के लिए फफूंदनाशक दवा या कीटनाशक दवा तय जो है ना बीज उपचारित करा जाए है। बीज उपचार करने तक जो बीज जनित रोगाणु नष्ट हो जाएंगे और बीज सड़ने गड़ने से भी बच जाएगा। तो भाई इस तरह जो है ना छोटी अवस्था में जो है ना जो पौधे हुए हैं मुलायम और नाजुक हुए हैं और इस अवस्था में बीज उपचार रोग और दिमक तय उनकी रक्षा भी करनी है क्योंकि दिमक शुरू से लेकर अंत तक बीज और पौधे की जो जड़ें हैं उन्हें कुरेद का चट कर जाए है और जिस तरह पौधे की जो जड़ें उनको मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं उनसे अलग करता है दिमक और फिर जो है ना धीरे धीरे जो है ना वो पीले पड़ जाएंगे और बाद में भाई वो सूख जाएंगे और वो ख़त्म भी हो जाएंगे। तो इस करके भाई आपने बीज उपचार जरूर करना है क्योंकि इसका असर जो है ना उत्पादन के ऊपर पड़ा है। किसान भाई जाना भी है तो 1 एकड़ में बीज उपचार न करने पर दिमक तय 5 से 10% तक जो है ना भाई किसान की फसल के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और किसान बीज उपचार करके ही दिमक के प्रभाव तय जो फसलें हैं उसको बचा सका है। तो भाई बीज उपचार करने में नहीं के बराबर लागत आवे यानी कि कुछ रुपए तय ही बीज उपचार कर सको हो। और बीज उपचार करें तो भाई फायदा ये होगा क्योंकि सबसे पहले क्या करना चाहिए बीज का उपचार अवश्य करना चाहिए ताकि अधिक उत्पादन लेकर आर्थिक जो लाभ है वो प्राप्त कर सकें और किसान भाई भी अच्छा प्रयास कर सकें। तो खेत के आसपास भाई किसान भी बीज को उपचारित करके बिजाई करें। एक तो भाई कई तरह बीज उपचारित करने की विधियाँ हैं। भौतिक विधि की बात करें रासायनिक विधि की। भौतिक विधि में क्या है बीज की सफाई करके यानी कि बीज के साथ जो मिश्रित पौधे हैं अन्य भाग
उनको हाथ द्वारा साफ करके अलग कर सके हैं। और सूर्य का जो ताप है भाई, बीज को सूर्य ताप में 4 घंटे तक रखें, जिस तरह बीज के आंतरिक जो बीज जन्य रोगाणु जिस तरह के गेहूँ, जौ, जई या खुली कंगियारी का जो कवक जाल है वो नष्ट हो जाए। और भाई गर्म जल बीज या बीज के रूप में प्रयोग होने वाला जो भाग है उसको 52 से 54 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाई 15 से 30 मिनट तक जो है ना आप रखेंगे, तो इससे जो है ना बीज उपचारित भी हो जाएगा। और भाई कह रहे तो देसी तरीका है, और तापमान पर जो रोगजनक नष्ट हुआ है वो भी नष्ट हो जाएंगे। दूसरी बात है भाई रासायनिक बीज हम देखा है, दवाइयाँ गिला भी हम जो है ना बीजों को उपचारित करा है। जिस तरह के बाह्य बीज रोगाणु, जिस तरह थीरम दवाई है, थायरम कहते हैं जिसे ना, ब्रासिकोल है, कैप्टोन है, एमिसान है, डाइथेन M45 है, डाइथेन Z78 है। इस तरह की इन दवाओं की ज़्यादातर भाई 2 से 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज से को जो है ना उपचारित करने के लिए प्रयोग में ला सका है। इसी तरह हम भाई जो अंत्य की बात करें तो इसके लिए कार्बेंडाजाइम है, बावस्टिन है, वीटावैक्स है। इन दवाओं की ज़्यादातर भाई 1.5 से लेकर के 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के उपचारित करने के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। तो ये तो हमने बात करी कि भाई जो बीज उपचारित है आपने किस तरह करके रखना है, क्योंकि महत्व तो बहुत है इसका बीज उपचार करने का। और भी एक जानकारी देते भाई है ना किसान कॉल सेंटर की, क्योंकि भाई किसान कॉल सेंटर का नंबर हम बता दे रहे हैं और वो लिख दे रहे हो भाई, क्योंकि भाई 1551 नंबर है 1551। भाई खेती बाड़ी से संबंधित जो भी समस्या भैया ना है, इस किसान कॉल सेंटर पर भाई वो कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सका है। कोई और दिक्कत है किसी भी समय, क्योंकि भाई जो वैज्ञानिक हैं खेती बाड़ी से संबंधित वो सब बैठे रहे हैं, और भाई अपना फ़ोन करो और अपनी समस्या का समाधान पाओ। उनसे पूछो भाई हमने ये हमारी खेती में ये समस्या आई, या हमने ये बीज लेना है, कौन सी दवाई पड़ेगी, इसका जिक्र आप कर सका है। और भाई कार्यक्रम जो किसान वाणी है वो संपन्न हो रहा है, और साले भाई ना दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।